Assalamu alaikum. Today we discuss about formulation of cell theory. Work of Louis Pasteur. Louis Pasteur, one of the greatest scientists of all the time, supplied experimental proof for virtue hypothesis. कहता है कि लुइस पास्टर ने जो वर्चुअल हाइपोथेसिस प्रपोज की थी उसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया कि ये हाइपोथेसिस बिल्कुल दुरुस्त है। वर्चू की हाइपोथेसिस क्या थी कि ऑल न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म शुड बी ओरिजिनेट फ्राम प्री एग्जिस्टिंग सेल के। जो नए सेल बन रहे हैं वो किससे बनते हैं, जो पहले से मौजूद सेल है उनकी डिवीजन से बनते हैं। लुइस पास्टर ने बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया और उसने बताया कि बैक्टीरिया सिर्फ उसी वक्त अपने नंबर को इंक्रीज़ करेंगे, उसी वक्त अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे जबकि पहले से मौजूद प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया मौजूद होंगे। अगर पहले से मौजूद बैक्टीरिया नहीं होंगे तो बैक्टीरिया अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते। पहले बिलीव किया जाता था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग थिंग से खुद ब खुद ही ओरिजिनेट होते हैं, जो जिसको कहा जाता थ्योरी का नाम दिया जाता था ए बायोजेनेसिस। लुइस पास विर्चुअल विर्चू ने इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया था और एक हाइपोथेसिस प्रपोज की थी। उस हाइपोथेसिस को अब लुइस पास्टर ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया कि न्यू सेल सिर्फ उसी वक्त बनेंगे जब प्री एग्जिस्टिंग सेल मौजूद होंगे। Original cell theory and virtue hypothesis gave us the basis for working definition of living थिंग्स। कहता है विर्चू की हाइपोथेसिस और लुइस पास्टर के एक्सपेरिमेंट ने हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन करने के लिए बेसिस प्रोवाइड कर दिया है। उन्होंने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और केमिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हुए हैं, केमिकल से मिलकर बने हुए हैं, मतलब कि केमिकल कंपाउंड से। फॉर एग्जांपल हम पहले चैप्टर में बायो एलिमेंट्स पढ़ के आए हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा। ठीक है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हुए हैं, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन से। कंपोज ऑफ सेल एंड केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्फ। लिविंग ऑर्गेनिज्म किस पर मुश्तमिल होते हैं, सेल पर मुश्तमिल होते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में खसूसियत होती है कि वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। Then we discuss about the work of August Weismann. August Weismann ने हमें बताया कि all presently living cell have common origin because they have basic similarities in structure and molecules. इसने हमें बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका ओरिजिन क्या है, कॉमन है, कि वो एक ही सेल से पैदा हुए हैं और फिर बाद में उनमें क्या होती गई, एवोल्यूशन होती गई और डिफरेंट स्पीशीज़ बनती गई। फॉर एग्जांपल हम प्लांट्स, एनिमल्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, उसके बाद प्रोटिस्टा, मतलब कि फंजाई हैं, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनका सब ओरिजिन क्या है, कॉमन है, कि वो मिलियन ईयर्स अगो सिर्फ सिंगल सेल था, फिर उसने रिप्रोड्यूस किया, उसमें एवोल्यूशन आती गई और डिफरेंट स्पीशीज़ बनती गई। उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि There are fundamental similarities in chemical composition, metabolic activities and structure। कहते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सब चीज़ें कॉमन पाई जा रही हैं, कि सेल भी कॉमन है, सेल की केमिकल कंपोजिशन सेम है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं वो भी सेम है और उनकी स्ट्रक्चर भी सेम है। ऑल्दो दे डिफर इन मैनी वेज। कहता है अगरचे सेल हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में या फंक्शन में वैराइटीज़ पाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी उनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं जो कि इस चीज़ को शो करती हैं कि इन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन सेम है। पीछे हम पहले चैप्टर में फाइलेटिक लीनिएज पढ़ के आए हैं, उधर भी यही बताया गया था कि जितने भी स्पीशीज़ हैं उनका कॉमन ओरिजिन क्या है, सेम है। इधर अगस्त वेज़मैन ने भी यही बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका ओरिजिन क्या है, सेम है। सेल्स आर बेसिकली सिमिलर बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्सटाइल। कहता है कि बेसिकली सेल सिमिलर होता है लेकिन उसकी जो फंक्शन की परफॉर्म करने का तरीका वो डिफरेंट हो सकता है। सेल इज़ नॉट ओनली द स्ट्रक्चर बट आल्सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने सेल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ पास्टर ने हमें बताया कि सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि फंक्शनल भी सेल क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल यूनिट है। सो सेल थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिफाइंग
कंसेप्ट कहता है सेल को स्टडी करने के लिए सेल थ्योरी ने हमें एक यूनिफाइंग कंसेप्ट प्रोवाइड किया। आगे सेलियंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी कहते हैं सेलियंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी आर ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ वन और मोर सेल। ये कहता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में मौजूद है वो किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से मिलके बने होते हैं। अगर एक सेल पर मुश्तमिल होगा तो उसे हम यूनिसेलुलर कह देंगे, और अगर ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होगा तो उसे हम क्या कह देंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ वन और मोर सेल, मतलब कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या पाए जाएंगे, सेल पाए जाएंगे। ये एक सेल की पिक्चर दिखाई गई है। उसके बाद कहता है ऑल सेल्स अराइज फ्राम प्री एग्जिस्टिंग सेल। दूसरा सेलियन फीचर है सेल थ्योरी का कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो किससे कैसे अराइज होते हैं, फ्राम प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जो पहले से मौजूद सेल होगा उसकी डिवीजन होगी तो नया सेल बनेगा। देन थर्ड फीचर्स है सेल थ्योरी का, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शनल यूनिट फॉर ऑर्गेनिज्म। सेल हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि सेल क्या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन कुछ चीज़ें बताई गई हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप में दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीफिकेशन पावर होती है, एक रिजॉल्विंग पावर होती है। मैग्नीफिकेशन पावर बोलते हैं इंक्रीज़ इन दी अपीयरेंस साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट। ये लिख लें आप। क्या होती है मैग्नीफिकेशन पावर, इंक्रीज़ इन दी अपीयरेंस साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट, के मतलब कि ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन पावर। और रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं क्लैरिटी ऑफ दी इमेज, कि इमेज हमें कितनी वाज़िया नज़र आ रही है। क्लैरिटी ऑफ द इमेज इज़ कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर एंड इंक्रीज इन द अपीयरेंस साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मैग्नीफिकेशन पावर। उसके बाद इधर रेजोल्यूशन ऑफ आई की डेफिनेशन की गई है। कहता है ह्यूमन नेकेड आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट्स विच आर एट लीस्ट 1.0 मिलीमीटर अपार्ट। कहता है अगर दो चीज़ों के दरमियान डिस्टेंस 1 मिलीमीटर से ज़्यादा होगा तो नेकेड आई उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकेगी। अगर 1.0 मिलीमीटर से डिस्टेंस कम होगा तो जो नेकेड आई हमारी आँख है उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेगी। सो रेजोल्यूशन ऑफ आई कितनी होगी, 1.0 मिलीमीटर। मिलीमीटर में एक मिली में कितनी पावर होती है, 10⁻³ पावर होती है। ये आप लिख लें, एक मिलीमीटर में कितनी पावर होती है, 10⁻³ मीटर। Human naked eye can differentiate between 2 points which are at least 1.0 millimeter apart. This is known as the resolution of eye. This resolution can be increased with the aid of lenses। कहते हैं इस रेजोल्यूशन को बढ़ाया जा सकता है किसकी मदद से, लेंस यूज़ करके। ठीक है, डिफरेंट माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे। माइक्रोस्कोप में क्या होते हैं, लेंसेज होते हैं जिसकी वजह से हम रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। In a typical compound microscope, the resolution is 2.0 micrometer, which is about 500 times of the naked eye। कहता है हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करके रेजोल्यूशन कितनी बढ़ा सकते हैं, 500 टाइम्स। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन कितनी है, 2.0 माइक्रोमीटर। माइक्रो में पावर कितनी होती है, 10⁻⁻⁶ मीटर। यह आप लिख लें, कितनी पावर होती है, 10⁻⁻⁶। कहते हैं लेंस को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, रेजोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं। ह्यूमन नेकेड आई की कितनी थी, 1.0 मिलीमीटर। अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उसकी रेजोल्यूशन पावर कितनी होगी, 2.0 माइक्रोमीटर। इसका मतलब है कि अगर दो चीज़ों के दरमियान डिस्टेंस 2.0 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है तो फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकेगी। अगर 2.0 माइक्रोमीटर से डिस्टेंस कम होगा तो फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेगी। और 500 टाइम से क्या मना था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से हम ऑब्जेक्ट को 500 गुना बड़ा कर देख सकते हैं। उसके बाद कहता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ टिपिकली लेबॉरेटरी माइक्रोस्कोप विद एट लीस्ट डिफरेंट मैग्नीफिकेशन पावर। कहता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लेबॉरेटरी में यूज़ करते हैं तो इसकी मैग्नीफिकेशन पावर डिफरेंट हो सकती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो तरह के लेंस यूज़ होते हैं,
एक वो लेंस जहाँ से हम आँख के साथ देखते हैं और दूसरा लेंस जहाँ ऑब्जेक्ट रखा होता है वहाँ लगा होता है। ठीक है, जो हमारी आँख के पास लेंस होता है उसे हम बोलते हैं आकुलर लेंस। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं आकुलर लेंस। और जो ऑब्जेक्ट के पास लेंस लगा होता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। कहते हैं इन लेंसेज को चेंज करके हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। द टिपिकल आकुलर लेंस कुड बी 5 टाइम्स और 10 टाइम्स। कहते हैं जो आकुलर लेंस होता है, जो आँख के करीब लेंस होता है, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी होती है 5 टाइम्स या 10 टाइम्स। बट अदर्स आल्सो एग्जिस्ट। कहते हैं इससे ज़्यादा भी लेंस हो सकते हैं 20 टाइम्स, 40 टाइम्स, 80 टाइम्स। ठीक है, लाइक वाई डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। कहते हैं इसी तरह ऑब्जेक्टिव लेंसेज में भी डिफरेंट लेंसेज पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 20 टाइम्स, 40 टाइम्स, 100 टाइम्स। The magnification power of microscope is determined by multiplying x values of ocular lens and x values of objective lens। कहते हैं जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर होगी वो किसके इक्वल होगी? हमने ऑकुलर लेंस का जो लेंस किया यूज़ किया और जो आई लेंस का लेंस यूज़ किया, उन दोनों की मैग्नीफिकेशन पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर हमारे पास आएगा वो किसकी मैग्नीफिकेशन पावर हो जाएगी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कहता फॉर एग्जांपल हमने ऑकुलर लेंस जो आँख के करीब लेंस था उसमें लेंस लगाया 10 टाइम्स का, और जो ऑब्जेक्ट के करीब लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस उधर लगाया 40 टाइम। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाई 100 तो आंसर आएगा 400। मतलब कि मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितनी हो जाएगी? 400। इसी तरह अगर हम ऑकुलर लेंस की जगह 20 टाइम्स का लेंस यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्टिव लेंस 40 रहने देते हैं, तो फिर 40 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 800 टाइम्स। तो मतलब कि मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फिर कितनी हो जाएगी? 800 टाइम्स। मतलब कि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कहता है द रेजोल्यूशन विल हाउ एवर रिमेन इन द सेम विच इज़ 500 टाइम ऑफ द नेकेड आई। कहता है हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रेजोल्यूशन पावर चेंज नहीं होगी। रेजोल्यूशन पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की 500 टाइम्स रहती है, तो ये 500 टाइम ही रहेगी। लेंस को जो सा मर्जी यूज़ कर लें, रेजोल्यूशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेजोल्यूशन बोलते किसने हैं? क्लैरिटी ऑफ द इमेज। और मैग्नीफिकेशन पावर किसे बोल देते? इंक्रीज इन दी अपेरेंट साइज। ठीक है, ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना। ऑब्जेक्ट को बड़ा जितना मर्जी कर लें, वो हमारी मर्जी है कि डिफरेंट लेंस यूज़ करके हम इमेज को बड़ा कर सकते हैं। लेकिन जो क्लैरिटी है वो कितने टाइम्स रहेगी? वो नेकेड आई से 500 गुना ही रहेगी। द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इन सच माइक्रोस्कोप इज़ विजिबल लाइट। कहता है जो माइक्रोस्कोप होती है उसमें इल्यूमिनेशन है, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है जिससे हमें नज़र आती है, इमेज नज़र आती है, वो कौन होता है? विजिबल लाइट। उसके बाद दूसरी माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी, दूसरी इलेक्ट्रॉन हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको हम EM से ज़ाहिर करते हैं, EM इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कहता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जिसकी वजह से हमें इमेज नज़र आता है वो कौन होता है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजारते हैं जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट का इमेज नज़र आता है। कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ये जो रेजोल्यूशन पावर होती है वो कितनी होती है? 2.4 टाइम्स एंगस्ट्रम। ठीक है, 2 to 4 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम में पावर होती है 10⁻⁻10। ठीक है, 10⁻⁻10। कहता है विच मेक इट 500 टाइम ग्रेटर दैन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कहता है ये अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी 500 गुना बढ़ गई है। और नेकेड आई से कितनी बढ़ जाएगी? 500 ये वाला, और 500 पीछे हम बढ़ा था नेकेड आई से 500 गुना करके दिया कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने। और अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने मज़ीद 500 गुना बढ़ा दिया। तो 500 को 500 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 500 को 500 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2,50,000 टाइम्स ग्रेटर दैन नेकेड आई। कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज को कितने गुना बड़ा करके दिखाएगी? 2,50,000 गुना बड़ा करके दिखा सकती है।
उसके बाद दिस मीन दैट 2 पॉइंट्स विच आर 2 to 4 एंगस्ट्रम अपार्ट कैन बी डिफरेंशिएटेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कहता है अगर दो चीज़ों के दरमियान डिस्टेंस है 2 to 4 एंगस्ट्रम, ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या कर सकती है, डिफरेंशिएट कर सकती है। द रेवलेशन ऑफ complexity of structure of various cellular organelles is closely linked with the development of microscopy and the improvement in the resolution power of microscope। कहता है आज हमें सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेलिज का पता है कि सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज पाई जाती है। उसके बाद हमें सेल की ऑर्गेनेलिज की स्ट्रक्चर का भी पता है कि वो कैसी पाई जाती हैं, वो किसकी वजह से है, ड्यू टू यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी किससे बोलते हैं, यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी, ठीक है, यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। कहते हैं जो हमने डिफरेंट माइक्रोस्कोप यूज़ की हैं उसकी रेजोल्यूशन बढ़ती गई है, तो हमने सेल की स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी कर लिया है कि सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं, उन ऑर्गेनेलिज का फंक्शन क्या है, ये सब किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी किसे बोलते हैं, यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। या आपने डिफरेंट एमसीक्यू याद रखने हैं कि ह्यूमन नेकेड आई की रेजोल्यूशन पावर कितनी है, 1.0 मिलीमीटर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर कितनी है, 2.0 माइक्रोमीटर। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर कितनी है, 2 to 4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उसके बाद मैग्नीफिकेशन पावर है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन है नेकेड आई से 500 गुना ज़्यादा है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की नेकेड आई से मैग्नीफिकेशन पावर कितनी ज़्यादा है, 2,50,000 टाइम्स। इसी तरह रेजोल्यूशन पावर याद रखनी है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर कितनी है, 2.0 माइक्रोमीटर। हाँ ठीक है। देन रेफरेंस है FSC पार्ट 1 बायोलॉजी लाहौर बोर्ड पेज नंबर 47-48। आज के लिए असाइनमेंट है डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ आई, डिस्क्राइब सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी, व्हाट इज मैग्नीफिकेशन पावर। This is all about today lecture. Thank you.